रीबर्थ ऑफ माई लिटिल क्वीन सीजन 2 एपिसोड 10 लव बेड से उठ चुकी थी। वो अभी भी आसपास द्रांश को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लव जब बाहर पहुंची तो उसे अमन दिखा, जो दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसे देखकर लव जल्दी से उसके पास गई और पूछने लगी, क्या द्रांश आया था? अमन चिढ़ते हुए उसे घूरने लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर लव इरिटेट हो गई और दोबारा सवाल किया, बोलो, क्या द्रांश आया था या नहीं? अमन ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए ठंडी आवाज में कहा, डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम ठीक हो, इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। लव उसके जवाब न देने से गुस्से में उसे देखने लगी, फिर अपनी मुट्ठी बंद करते हुए गुस्से में बोली, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद पता कर लूंगी। इतना कहकर वो गुस्से में वार्ड के अंदर चली गई, लेकिन उसे अभी भी अपने कपड़ों और बेड से द्रांश की खुशबू आ रही थी। लव ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाई, मुझे पता है तुम जरूर यहाँ आए थे, लेकिन ऐसा भी क्या काम है कि तुम सामने नहीं आ रहे हो? और अगर तुम किसी बिजनेस ट्रिप पर होते तो इतनी जल्दी मुंबई आकर हॉस्पिटल में मेरे पास नहीं पहुंचते। इसका मतलब साफ है कि तुम कुछ छिपा रहे हो और इसी शहर में हो। ये सोचते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। लव अब बिना किसी भाव के सामने दीवार को देखते हुए कुछ सोच रही थी। वहीं दरवाजे के पास खड़ा अमन उसे देख रहा था। फिर उसने किसी को मैसेज किया और वहां से चला गया। जब लव और अमन कार से जा रहे थे तो लव शांत थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। लव बाहर की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, जरूर द्रांश को उस रहस्यमयी इंसान के बारे में कुछ पता चल गया होगा, जिसने बचपन में उसे किडनैप करवाया था। इसलिए वो गुप्त तरीके से उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर बात कुछ और ही है। अगर मैं अथर्व के पास जाकर उससे कुछ भी पूछने की कोशिश करूंगी तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह तो कुछ बोल ही नहीं सकता। अचानक लव ने अमन की तरफ देखा और कहा, पास वाली बिल्डिंग के पास मुझे छोड़ दो। ये सुनकर अमन उसे घूरते हुए देखने लगा। लव चिढ़ते हुए बोली, मुझे मेरी दोस्त के पास जाना है, क्योंकि वो इस शहर में रहती है। अमन ने कुछ नहीं कहा और उसे वहीं छोड़ दिया जहां लव ने कहा था, लेकिन अमन तुरंत वहां से नहीं गया। वो लव को जाते हुए देखने लगा। लव बिल्डिंग के अंदर छिप गई। अमन को वहीं खड़ा देखकर वह दांत पीसते हुए बुदबुदाई, अब इसे क्या चाहिए? ये जा क्यों नहीं रहा? इतना कहते ही उसने झांक कर देखा। अमन अभी भी वहीं था। लव मन मारकर स्वाति के फ्लैट की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही डोरबेल बजाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लव ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। 3 मिनट बीत चुके थे। लव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर यह रैंकर भी आ रही होती तो अब तक दरवाजा खोल चुकी होती। आखिर यह कर क्या रही है? लव ने आंखें सनकरी करते हुए इधर उधर देखा और लॉक तोड़ने की फिराक में थी। जैसे ही उसने लॉक पर हाथ रखा, अचानक दरवाजा खुल गया। लव को देखते ही स्वाति चौंक गई। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। लव ने उसे देखते ही मुंह बनाते हुए कहा, तुम क्या कर रही थी जो दरवाजा नहीं खोला? वो बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। लव जब अंदर पहुंची तो उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं, उसने स्वाति के अजीब बर्ताव को नोटिस किया। स्वाति घबराई हुई थी। उसने अपने शर्ट का कॉलर ठीक किया और फिर अपने कमरे की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में इस वक्त डर था। लव सोफे पर आराम से बैठ गई और बोली, तुम्हारा मौन व्रत है क्या? हमेशा तो आते ही बोलना शुरू कर देती थी। वैसे अगर तुम्हारे बड़े भाई आदित्य के बारे में तुम्हें कुछ बताना हो तो? ये सुनकर स्वाति का ध्यान लव पर गया। वो लव के बगल में बैठ गई और कंफ्यूज होकर बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? लव ने उसे देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा भाई जिंदा है। ये सुनकर स्वाति को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह हकलाते हुए बोली, क्या कहा तुमने? भाई जिंदा है? स्वाति समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे रिएक्ट करे। वो बहुत खुश हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लव को पता था कि स्वाति कैसा महसूस कर रही होगी, क्योंकि दीक्षित फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जिसे उसकी फिक्र हो। आदित्य ही एकमात्र इंसान था जो स्वाति की चिंता करता था, इसलिए स्वाति बहुत खुश थी। स्वाति रोते हुए लव के गले लग गई और बोली, तुम झूठ तो नहीं कह रही हो ना? बोलो लव, क्या सच में मेरा भाई जिंदा है? लव गंभीर होकर बोली, हाँ वो जिंदा है, लेकिन मैं अभी तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकती, इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। स्वाति खुशी से चहक उठी, मैं बहुत खुश हूं कि मेरा भाई जिंदा है। इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही, लेकिन मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे। लव ने घड़ी की तरफ देखा और मन ही मन सोचा,
शायद अमन चला गया होगा। इतना सोचते ही वह खड़ी हो गई और बोली, मैं बस यही बताने आई थी, अब चलती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। स्वाति कुछ कहती उससे पहले ही लव जा चुकी थी। स्वाति खुशी खुशी दरवाजा बंद करके वहीं खड़ी रही, अभी भी दरवाजे की तरफ सिर टिकाए हुए। अचानक उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडक महसूस की, जिससे वो चौंक गई। एक ठंडा हाथ उसकी गर्दन से होते हुए कमर तक आ गया। स्वाति को अचानक डर लगने लगा। तभी एक ठंडी और सर्द आवाज उसके कानों में पड़ी, जाना, मैं कब से इंतजार कर रहा था, पर लगता है तुम मुझे भूल गई हो। ध्रुव शर्टलेस था, वो स्वाति से चिपक कर खड़ा था। स्वाति ने बहुत पतला शर्ट पहना हुआ था, इसलिए वो ध्रुव की गर्माहट को साफ महसूस कर पा रही थी। स्वाति घबराते हुए बोली, वो लव थी। ध्रुव के हाथ उसकी कमर से ऊपर सरकते हुए उसके सीने तक पहुंच गए। वो उसके सीने के आसपास अपने हाथ को मसलते हुए रूखेपन से बोला, जाना, वाई आर यू सो सॉफ्ट। स्वाति ने घबराकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना, उस रात जो हुआ वह नशे की वजह से हुआ था, तो आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? ध्रुव को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह वैसे ही उसकी बॉडी को टच कर रहा था। उसके हर स्पर्श से उसका जुनून साफ झलक रहा था। होश में ये पहली बार था जब स्वाति को ध्रुव के करीब होने का एहसास हुआ था। उसका शरीर सिहर उठा। वो तेजी से सांस लेते हुए बोली, प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, आप दूर रहिए। वो ध्रुव को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक हटे कट्टे इंसान को दूर धकेलना उसके बस की बात नहीं थी। स्वाति पलटने की कोशिश करने लगी, तभी ध्रुव ने उसके शर्ट का कॉलर थोड़ा नीचे सरकाया और उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए। स्वाति की एक सिसकी निकल गई। अब ये छुअन उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस बार उसने तेज आवाज में कहा, मिस्टर ध्रुव, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ध्रुव डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, मैं सब कर सकता हूँ, जाना, याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवंशित रंधावा की। अगर तुमने किसी गैर मर्द के करीब जाने की कोशिश की या किसी गैर मर्द को अपने करीब आने दिया, तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। ये कहते ही ध्रुव ने बेरहमी से स्वाति के गालों को दबाया और उसके होठों पर जबरन किस कर लिया। ध्रुव किस कम और बाइट ज्यादा कर रहा था। स्वाति कराहते हुए बोली, आह, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? हनम हनम हनम। ध्रुव ने उसे दीवार से सटाकर पागलों की तरह किस करने लगा। वहां का माहौल अजीब तरह से तनावपूर्ण हो गया था। स्वाति की आंखों में आंसू और डर दोनों थे। वो अभी भी ध्रुव को खुद से अलग करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ द्रांश डाक हाउस में था। उसके सामने 3 लोग जमीन पर पड़े थे, जो बुरी तरह जख्मी थे। द्रांश के बगल में कपिल खड़ा था। कपिल ने जमीन पर पड़े लोगों को घूरते हुए गंभीर लहजे में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, अपना मुंह खोलो वरना जान से जाओगे। तीनों आदमी द्रांश को देख रहे थे। उनमें से 2 की आंखों में खौफ था, लेकिन तीसरे इंसान की आंखों में कोई डर नहीं था। तीसरा आदमी हंसते हुए बोला, आह, हा 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 हा, तुम चाहे जो कर लो, लेकिन मेरे बॉस तक नहीं पहुंच पाओगे। द्रांश रंधावा, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि बचपन में तुम्हें किडनैप करके मैं ही तुम्हें बॉस तक ले गया था। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें कभी कोई सच पता नहीं चलेगा। द्रांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सब कुछ ऐसे देख रहा था जैसे उसे किसी चीज से कोई मतलब ही न हो। जब तीसरे आदमी ने देखा कि उसकी बातों का द्रांश पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो डेविल स्माइल देते हुए बोला, अब मेरे बॉस की नज़र तुम्हारी बीवी पर है। उन्होंने उसके लिए एक दवा तैयार करवाई है, जिसे लगाते ही तुम्हारी बीवी एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाएगी जिससे कोई उसे बचा नहीं पाएगा। जैसे ही वो हंसने वाला था, द्रांश ने अचानक रिएक्ट किया और उसके माथे के बीचों बीच गोली मार दी, फिर गुस्से में उठकर बाहर निकल गया। कपिल तुरंत उसके पीछे भागा। द्रांश जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, सर्द आवाज में बोला, स्पीक। कपिल घबराते हुए बोला, अगर आप ऐसे ही उसके आदमियों को मारते रहेंगे तो वह मैडम को नुकसान पहुंचा सकता है। द्रांश ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, शट अप और जाकर तैयारी करो। वो आदमी भेष बदलकर हमारे आसपास जरूर होगा। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वह बेबी गर्ल के पास जाएगा। हमें बस उस पर नजर रखनी है। कपिल कुछ नहीं बोला, उसे टेंशन हो रही थी। द्रांश कुछ सोचते हुए डेविल स्माइल के साथ सामने देखने लगा। उसकी मुस्कान नॉर्मल नहीं बल्कि डरावनी थी। उधर लव कहीं जा रही थी। वो टैक्सी में थी जब अचानक टैक्सी तेजी से रुक गई। लव ने नजरें उठाकर सामने देखा
तो ड्राइवर घबराकर बोला, सॉरी मैडम, शायद कोई टैक्सी के नीचे आ गया है, मैं जाकर देखता हूँ। लव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी उसके कानों में ड्राइवर की चीख पड़ी। वह हैरानी से सामने देखने लगी। जैसे ही उसने टैक्सी से बाहर निकलकर ड्राइवर की लाश देखी, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसी वक्त लव को अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। वो अजीब तरह से मुस्कुराई। लव अपनी जगह से हिली नहीं। उसे अब भी महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे था। उसे ऐसा लग रहा था कि जो भी उसके पीछे खड़ा है, वो उसके और करीब आ रहा है। लव ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। तभी पीछे वाले आदमी ने उस पर हमला कर दिया। लव एकदम से साइड में हुई और उसके सीने के पास जोरदार पंच मारा। आह! चीख के साथ साथ उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए लव पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लव ने टैक्स पर एक पैर रखा और फिर जंप करते हुए अपने घुटने से उसके सीने पर वार कर दिया। इस बार वो आदमी जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से और भी ज्यादा खून बहने लगा था। लव ने अपने कपड़े झाड़ते हुए आसपास सख्त नजरों से देखा। तभी सामने से किसी ने गोली चलाई, लेकिन लव अपनी जगह से हट चुकी थी। उसने तेजी से हरकत करते हुए अपने जूते से एक खंजर निकाला और सामने फेंक दिया। वो खंजर झाड़ियों में छुपे एक आदमी के माथे पर जा लगा और वह वहीं मर गया। अब कई लोग लव की तरफ बढ़ने लगे थे। ये देखकर लव ने अपनी जेब से एक पट्टी निकाली और उसे अपने हाथ पर बांधते हुए मुस्कुराई। वो लड़ने के लिए तैयार थी कि अचानक वहां कई कारें आ गईं। उनमें से गार्ड्स बाहर निकले और जो लोग लव पर हमला करने वाले थे, उन्हें मारने लगे। ये देखकर लव कंफ्यूज हो गई। उसने धीरे से बड़बड़ाया, ये लोग कौन हैं? ये गार्ड्स न तो नॉर्मल लग रहे हैं और न ही मैं इन्हें जानती हूँ, तो ये मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं? लव अभी यह सोच ही रही थी कि तभी एक आदमी भागते हुए आया। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। वो लव को सम्मान से देखते हुए बोला, मैम, क्या आपको हेल्प चाहिए? आपको जहां जाना है, हम आपको छोड़ देंगे। लव ने दिलचस्पी से पूछा, क्या तुम हर अजनबी की ऐसे ही मदद करते हो? ये सुनकर वो आदमी फीकी मुस्कान के साथ बोला, ऐसा नहीं है, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और आपको खतरे में देखा तो मदद कर दी, क्योंकि एक पार्टी में मेरे बॉस ने आपको और मिस्टर रंधावा को साथ में देखा था। लव ने शक भरी निगाहों से उसे देखा, फिर उसने कार की ओर देखा जिसमें उस आदमी का बॉस बैठा था। लव को कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। उसने कार की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में पूछा, कौन है तुम्हारा बॉस? वह आदमी अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, आप कार में जाकर खुद क्यों नहीं पूछ लेती कि मेरे बॉस कौन है? लव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मगर फिर उसने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगी। ये देखकर वो आदमी जल्दी से बोला, मैडम, जब तक आप किसी को बुलाएंगी तब तक काफी टाइम हो जाएगा। आप हमारे साथ क्यों नहीं चलती? हम आपको लिफ्ट दे देंगे। जहां जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। उसके इतना ज्यादा जोर देने पर लव का शक और भी ज्यादा बढ़ गया। वो अब तक राहु को मैसेज भेज चुकी थी। उसने टैक्सी पर अपना हाथ टिकाया और उस आदमी को देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर बोली, तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू, मगर इससे ज्यादा मुझे कोई और हेल्प नहीं चाहिए। इतना कहकर वो टैक्सी के बोनट पर बैठ गई और अपने फोन पर गेम खेलने लगी। वो आदमी समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। वो बीच वाली कार के पास गया और बैक सीट का दरवाजा खटखटाने लगा। तभी कांच नीचे हुआ तो वह आदमी घबराते हुए बोला, बॉस, उसने आने से मना कर दिया है, वो हमारी हेल्प नहीं लेना चाहती। ये सुनकर अंदर बैठा आदमी अजीब तरीके से मुस्कुराया और रहस्यमयी आवाज में बोला, जैसा कि मुझे उम्मीद थी वैसा ही हो रहा है, पर द्रांश की गैरमौजूदगी में हमें वही करना होगा जो हम करना चाहते हैं, आज नहीं तो किसी और दिन। इतना कहकर उसने कांच वापस बंद कर लिया। वह आदमी अपने सिर पर हाथ फेरते हुए मन में बड़बड़ाया, मुझे बॉस की बातें समझ नहीं आ रही है। मुझे इन मैडम को अपने साथ ले जाना है या नहीं? इतना कहकर वो लव की ओर देखने लगा। लव भले ही गेम खेल रही थी, लेकिन वो एक सीक्रेट कोड के जरिए राहु को मैसेज भेज रही थी। राहु बहुत तेजी से वहां पहुंच गया, क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं था। लव बोनट से नीचे उतरी, कार में बैठी और वे लोग वहां से चले गए। वो आदमी बस कार को जाते हुए देखता रह गया। लव गंभीर होकर राहु से बोली, इन लोगों के बारे में पता करो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहले दिव्या और दक्ष की सिक्योरिटी टाइट करो। मुझे इनसे नेगेटिव वाइब्स आ रही है, जैसे कि इनका कोई बड़ा मकसद है। इतना कहकर वह चुप हो गई। वह खिड़की की ओर देखते हुए आंखें बंद कर ली।
अचानक मरने से पहले अपने पिछले जन्म का एक दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गया। उसे चौथे मिस्टीरियस इंसान की झलक दिख रही थी और उसके देखने का अजीब नजरिया भी। फिर लव को अभी मिले आदमी के बारे में ख्याल आया, क्योंकि उसे वैसी ही अजीब नजरों का एहसास हुआ था। लव एकदम से आंखें खोलकर बड़बड़ाए, क्या ये वही आदमी हो सकता है जिसने रुद्रानी, रिया और अथर्व के साथ मिलकर मुझे मेरे पहले जन्म में मारा था? मगर मैंने उस आदमी की शक्ल कभी नहीं देखी। लेकिन अगर ये वही आदमी था तो ये दोबारा जरूर आएगा और इस बार मुझे इसके करीब जाना होगा, ये पता करने के लिए, क्योंकि पिछले जन्म में जरूर इसी ने मुझे वह वायरस का इंजेक्शन दिया था। इस बार मुझे खुद को इस इंजेक्शन से बचाना होगा और उस वायरस को भी बनने से रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ द्रांश एक फाइल को पढ़ रहा था। अचानक कपिल भागते हुए आया और घबराकर बोला, बिग बॉस, वो मैडम के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर द्रांश के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लव और राहु कुछ देर बाद एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के सामने खड़े थे। वो बिल्डिंग अभी पूरी तरह से बनी नहीं थी और पूरा एरिया सुनसान था। लव अपने बालों में हाथ फेरते हुए बिना भाव के आगे बढ़ी। वे सीढ़ियों से होते हुए सेकंड फ्लोर पर पहुंचे, जहां कई लोग मौजूद थे और एक लड़के को चेयर से बांधकर रखा गया था। केतु पहले से ही वहां मौजूद था। जैसे ही वे पहुंचे, केतु उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए लव से बोला, बॉस, यह वही है। काफी वक्त से यह आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था और अब इसने आपके बारे में सब कुछ जान लिया है। यहां तक कि यह भी कि आपने मिस्टर रंधावा से शादी की है। ये बात बाहर किसी को भी नहीं पता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी असली पहचान भी इसे पता चल गई है कि आप टाइगर हैं। ये सुनते ही लव के हाथ आपस में बंध गए। वो पिलर से टेक लगाकर उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखने लगी, जो थोड़ा डरा हुआ था। लव उसकी ओर बढ़ते हुए सर्द आवाज में बोली, क्या सच में तुम्हें लगता है कि इस बच्चे ने ये सब कुछ किया है? ये सुनते ही वो लड़का, जो डर रहा था, अचानक लव की ओर देखते हुए चिल्लाया, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं 22 साल का हूं। इतना कहते ही वो गुस्से में लव को देखने लगा। लव उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, और मैं 20 साल की हूं, फिर भी तुम देखने में मुझसे छोटे लग रहे हो। क्या सच में तुमने मेरे बारे में ये सब कुछ पता किया है, जबकि आज तक मेरा खुद का हस्बैंड ये पता नहीं कर पाया कि मैं टाइगर हूं? कुछ तो खास है तुम में, और ऐसे लोग सिर्फ मेरे साथ होने चाहिए। इतना कहकर वो इंटरेस्ट से उसे देखने लगी। केतु और राहु एक दूसरे को देखकर सब समझ गए, लेकिन कुछ कहने से पहले ही लव उस लड़के के पास गई। चेयर के दोनों तरफ हाथ रखकर वह झुकते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। फिर लव मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा कांपता हुआ शरीर बता रहा है कि तुमने ये सब मजबूरी में किया है। तो मुझे सच बताओ, अगर तुम्हारी बातें मुझे पसंद आईं, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर बदले में तुम्हें सिर्फ मेरे लिए काम करना होगा, क्योंकि लविष्का माहेश्वरी टैलेंट की कदर करती है। केतु हैरानी से बोला, पर बॉस। लेकिन लव ने उसे हाथ दिखाकर चुप करा दिया। फिर उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने डरते हुए कहा, शिवांश। लव सिर झुकाकर बोली, नाइस नेम। अब बताओ, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं टाइगर हूं? शिवांश डरते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लव ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, वही तो मैं पूछ रही हूं, मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? कोई एक रीजन बताओ मुझे। शिवांश चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया और अपने होठों को दबा लिया। फिर लड़खड़ाते हुए बोला, मैंने सब कुछ नहीं किया है। मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करता, मगर कुछ लोग जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए। उन्होंने मेरी माँ को घर में ही बंधक बना लिया और मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाया। मैं एक इंटरनेशनल हैकर हूँ। इसके बारे में किसी को नहीं पता क्योंकि मैं गुमनाम हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन निकालने की तकनीक मुझे बचपन से आती है। यह मेरा टैलेंट है। ये सब कहते वक्त शिवांश थोड़ा घमंड में था, मगर उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। लव को उसकी बातें पसंद आईं। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुमने मुझे कन्वेंस कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हें हमेशा मेरे लिए काम करना होगा। मैं तुम्हें मुंहमांगी कीमत और सेफ्टी दूंगी। तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है, तो मेरे कनेक्शन के बारे में भी पता होगा। इसके बारे में किसी और को कुछ भी मत बताना। ये सुनते ही शिवांश ने अपना सिर हिलाया। फिर डरते हुए बोला, क्या तुम सच में मेरी माँ को सेफ्टी दोगी और उन्हें बचा लोगी? क्योंकि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहता। अगर मेरी माँ को ये सब पता चलेगा, तो वो जीते जी मर जाएंगी।
लव ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए एटीट्यूड से कहा, मैं अपनी जुबान से नहीं पलटती। बस तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी पता है वह किसी और को मत बताना। भूल जाओ कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता चला था। और अगर कोई तुमसे पूछे तो बस यही कहना कि जब मैं अपने अडॉप्टेड फादर के साथ थी तब तुम मुझे मिले थे और तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनते ही शिवांश ने अपने होठों को दबा लिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर था क्योंकि उसकी मां कुछ लोगों के कब्जे में थी। लव ने शिवांश को घूरते हुए गन में गोलियां डालते हुए पूछा, किसने तुम्हें भेजा था? शिवांश ने याद करते हुए कहा, मुझे सही से नहीं पता, पर उस आदमी से बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। ये सुनते ही लव के हाथ रुक गए। उसे तुरंत वो आदमी याद आया जो उसे लिफ्ट देना चाहता था। फिर उसे अपना पिछला जन्म याद आया, जब एक मिस्टीरियस इंसान ने उसे मारा था। उसे उसी तरह की नेगेटिव वाइब्स महसूस हुई। लव ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने राहु और केतु को इशारा किया और वहां से चली गई। कुछ देर बाद लव एक घर के सामने खड़ी थी। उसने डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। एक पिज्जा का बॉक्स हाथ में था और टोपी से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उसने डोरबेल बजाए। थोड़ी देर बाद एक हट्टा कट्टा आदमी दरवाजे पर आया। वो थोड़ा डरावना लग रहा था। उसने गुस्से में कहा, क्या है? लव ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, सर, ऑर्डर है। मिस्टर शिवांश ने ऑर्डर किया था। वो आदमी लव को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी आंखों में हवस नजर आने लगी। वो तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, शिवांश, वो अंदर है, अंदर आ जाओ। लव की आंखों में एक डेविल चमक थी। वो धीरे धीरे अंदर गई। जैसे ही अंदर पहुंची, वो आदमी एकदम से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और लव की तरफ बढ़ने लगा। ये घर ज्यादा बड़ा नहीं था। अंदर पहुंचते ही लव ने देखा, एक औरत दरी सहमी सोफे पर बैठी हुई थी। उसके आसपास 3 आदमी थे, जिन्होंने काले कपड़े पहने थे। उनके हाथ में गन थी और वे बहुत डरावने लग रहे थे। जिस आदमी ने दरवाजा बंद किया था, वो अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए हंसकर बोला, भाई लोग, देखो, डिलीवरी गर्ल आई है ऑर्डर देने। मैं तो सबसे ज्यादा बेताब हूँ ऑर्डर लेने के लिए। इतना कहते हुए वह लव के हाथ को बहुत ही गंदी तरीके से छूने लगा। लव पिज्जा के बॉक्स को कसकर पकड़ ली। उसने बहुत ही आराम से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना पहले आप लोग पिज्जा खा लें, फिर हम आराम से रूम में चलकर अपना काम कर सकते हैं। यह उसने बहुत ही प्यार से कहा था। वहीं उन आदमियों की आंखों में चमक आ गई। वे बिना सोचे समझे पिज्जा खाने लगे। लव की नजर उन सभी की गन पर थी। वे लोग जैसे ही पिज्जा खत्म करते, उन्हें थोड़ा अजीब लगने लगा। वे अपने सिर पकड़ लेते। किसी का भी ध्यान अपनी गन पर नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर लव ने अपनी गन निकाली और उन चारों के माथे पर एक के बाद एक लगातार शूट कर दिया। उन लोगों को तो लड़ने का मौका भी नहीं मिला। लव एक किलिंग स्माइल के साथ अपनी टोपी निकाल ली। उसका खूबसूरत चेहरा सामने आया। वो औरत डर गई। लव उसका हाथ पकड़कर बिना इमोशंस के बोली, आपके बेटे ने मुझे भेजा है। लव कुछ देर में उसे लेकर कार में आ गई और फिर अपने पर्सनल फ्लैट में पहुंच गई। उसने केतु को देखते हुए कहा, इन दोनों की सेफ्टी बढ़ा दो। तब तक मैं पता करती हूं कि यह मिस्टीरियस इंसान मुझमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। कहते ही उसने चिंगम अपने मुंह में डालकर चबानी शुरू कर दी, मगर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। शिवांश और उसकी मां अभी भी हैरान थे। वे लोग लव से बात करना चाहते थे, मगर लव जा चुकी थी। लव ने टाइम देखा तो पता चला दिव्य और दक्ष के न्यू किंडरगार्टन में छुट्टी का वक्त हो गया था। लव अपनी कार से वहां पहुंच गई। वो इस वक्त कार के बाहर अपने पॉकेट में हाथ डालकर खड़ी थी। उसकी आंखों में गॉगल्स थे। आते जाते लोगों को वो गौर से देख रही थी। तभी लव की नजर अचानक एक कार पर गई। उसे फिर से नेगेटिव वाइब्स आने लगी। बिना भाव से उसने सोचा, क्या यह मिस्टीरियस इंसान मेरे बच्चों तक पहुंच गया है? आखिर इसे चाहिए क्या? मुझे मारकर क्या मिल सकता है इसे? नहीं, पिछले जन्म में इसने मुझे एकदम से जान से नहीं मारा था, बल्कि एक वायरस दिया था, जिस कारण मुझे अकेले रहने पर मजबूर होना पड़ा। शायद यह मुझे तकलीफ देकर मारना चाहता है। ये सोचते हुए उसकी नजरें ठंडी पड़ गईं। उसने कार के नंबर प्लेट को अच्छे से याद कर लिया और उसे राहु को सेंड कर दिया। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, मम्मा। लव मुड़कर देखी तो दिव्य और दक्ष खड़े थे। फिर लव उस कार को देखी। उसमें मौजूद आदमी धीरे धीरे लव की तरफ आने लगा, मगर वह ऐसे आ रहा था जैसे कोई अजनबी हो। लव ने कदम पीछे लिए और दिव्य और दक्ष को लेकर कार स्टार्ट कर दी, क्योंकि बच्चों के होते हुए वह लड़ाई नहीं कर सकती थी। दिव्य खिड़की के बाहर देखते हुए मासूमियत से बोला, मम्मा, कोई हमारा पीछा कर रहा है।
लव ने उसके बालों को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हें पता चल गया, इसलिए अब कहीं भी अकेले मत जाना। दक्ष घबराते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। दूसरी तरफ लव ने जो किया था उसके बारे में द्रांश को पता चल चुका था। द्रांश ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, बेबी गर्ल, इंटरेस्टिंग। कपिल बहुत ही गंभीर स्वर में बोला, बिग बॉस, आप जो चाहते थे वो सब कुछ हो चुका है। अब आप मैडम के सामने जा सकते हैं, क्योंकि हमारा आखिरी प्लान यही था कि जो रहस्यमय इंसान मैडम का पीछा कर रहा था उसके बारे में सब कुछ पता किया जाए। हमें सब कुछ मालूम हो चुका है। उसे हराने के लिए हमने एक बिजनेस प्रपोजल भेजा था जिसे उसने पहले ही स्वीकार कर लिया है और हमारे जाल में फंस चुका है। इसका मतलब उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। हमारे लोग पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि यही वह आदमी है जिसने बचपन में आपको किडनैप किया था। उसने आपको ऐसा इंजेक्शन दिया था जिससे आपको एलर्जी हो गई थी, और अब वो मैडम के लिए भी कुछ ऐसा ही बना रहा है। द्रांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिना किसी भाव के कहा, जितनी जल्दी हो सके इस डील को आगे बढ़ाओ। मुझे उस आदमी की बर्बादी चाहिए। जैसे उसने मेरे अंदर जहर डाला था ताकि मेरी जिंदगी छोटी हो सके, बिल्कुल वैसे ही उसके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट तैयार करो। ये गिफ्ट ऐसा होना चाहिए कि उसकी जिंदगी लंबी हो, मगर फिर भी वो मरने की भीख मांगे। उसने बहुत ही डरावने अंदाज में ये सब कहा। इसके बाद अपने कोट के बटन लगाते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। लव जैसे ही माहेश्वरी मैंशन पहुंची, अंदर कदम रखते ही उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके कदम ठहर गए और उसकी भौहें उठ गईं। सामने मिस्टर माहेश्वरी एक आदमी के साथ बैठे थे। उस आदमी की पीठ लव की तरफ थी, लेकिन उसे पीछे से देखते ही लव को अजीब सा महसूस हुआ। उसे फिर से नकारात्मक वाइब्स आने लगी। वो तुरंत दिव्य और दक्ष का हाथ पकड़कर कमरे की ओर बढ़ने लगी, मगर उससे पहले ही मिस्टर माहेश्वरी मुस्कुराते हुए बोले, लव, इनसे मिलो। यह मेरे दोस्त का बेटा रुद्राक्ष है। लव के कदम रुक गए। वो पलटकर उस आदमी की ओर देखने लगी। रुद्राक्ष हल्की मुस्कान लिए हुए उसकी तरफ मुड़ा। उसे देखते ही लव का सिक्स सेंस एक अजीब सिग्नल देने लगा। रुद्राक्ष बेहद हैंडसम था। उसकी उम्र लगभग द्रांश जितनी ही थी। उसकी आंखें हल्की हल्की नशीली और गहरी थीं। लव को उसकी आंखों में देखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे रुद्राक्ष उसे अपने वश में कर रहा हो। लव तुरंत इधर उधर देखने लगी, मगर उसका चेहरा कठोर हो गया। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए हल्की आवाज में बोला, लव, नाइस नेम। वैसे अब मैं इसी घर में रहने वाला हूं, तो हमारी जान पहचान तो बढ़ेगी ही। और ये दोनों क्यूट बच्चे किसके हैं? ये कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और जेब में हाथ डालते हुए लव की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। लव ने तुरंत बच्चों को अपने पीछे कर लिया और गंभीर नजरों से रुद्राक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा। रुद्राक्ष जितना करीब आ रहा था, लव की धड़कनें उतनी ही तेज हो रही थीं। उसे जो नकारात्मक वाइब्स महसूस हो रही थीं, वे और भी बढ़ने लगी। रुद्राक्ष ने अजीब नजरों से लव को देखा। लव जितना उसकी आंखों में झांकती, उतना ही उसे एक अजीब डरावनी फीलिंग होने लगी। वो तुरंत अपने कदम पीछे हटा लिए। ये देखकर रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से बोला, ऐसा लगता है, लव, मुझे देखकर डर रही हो। मिस्टर माहेश्वरी अपनी जगह पर खड़े होकर हंसते हुए बोले, लव को वैसे भी ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, शायद इसलिए वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। ये सुनकर रुद्राक्ष ने लव के चेहरे को घूरते हुए अपनी आंखें हल्की सिकोड़ ली और धीमे स्वर में बोला, अजनबी, मगर हमारी तो बहुत पुरानी जान पहचान है ना, लव? लव ने बिना किसी भाव के रुद्राक्ष की ओर देखा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि रुद्राक्ष उससे पहले बोल उठा, मुझे अभी अभी पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, वरना मैं तुम्हारा हाथ जरूर अंकल से मांग लेता। खैर, मैं इस शहर में किसी को जानता नहीं हूं और मेरी एक मीटिंग भी है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी, एक दोस्त होने के नाते? मिस्टर माहेश्वरी मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम जाना चाहती हो, लव? लव ने बिना किसी भावना के कहा, नहीं, मुझे कुछ काम है। वो बच्चों के साथ जाने लगी। तभी रुद्राक्ष पीछे से हंसते हुए बोला, लव, सोच लो, कहीं तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। ये सुनकर लव को फिर से अजीब सा महसूस हुआ। उसे रुद्राक्ष की आवाज में एक छिपी हुई धमकी नजर आई। ये बात मिस्टर माहेश्वरी को भी पसंद नहीं आई। लव और मिस्टर माहेश्वरी रुद्राक्ष को गुस्से में देखने लगे। लव रुद्राक्ष को घूर रही थी, जो उसी को देख रहा था। मिस्टर माहेश्वरी गुस्से में रुद्राक्ष से कुछ कहने ही वाले थे कि इससे पहले लव ने अपने हाथ बांधकर सर्द आवाज में कहा, ओके, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनते ही मिस्टर माहेश्वरी के चेहरे पर गंभीरता छा गई।
जबकि रुद्राक्ष के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए बोला, मेरी अभी एक डील है, पहले वहां चलते हैं, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इतना कहकर उसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और बाहर जाने लगा। उसकी हर चाल में उसका घमंड और अमीरी साफ झलक रही थी। मिस्टर माहेश्वरी ने लव को चिंता भरी आवाज में रोका, लव, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, और किसी अजनबी आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर अब है। लव ने उन्हें समझाते हुए कहा, डैडी डोंट वरी, मैं बच्ची नहीं हूं, और अगर मुझे कुछ हुआ तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। मिस्टर माहेश्वरी ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? लव ने सिर हिलाकर हामी भरी। मिस्टर माहेश्वरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन गार्ड्स तुम्हारे पीछे रहेंगे, मैं तुम्हें अकेले उसके साथ नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर लव ने उन्हें शांत करते हुए कहा, डैडी मेरी चिंता मत करिए, मैं सच में ठीक रहूंगी। इतना कहकर वो मिस्टर माहेश्वरी की कोई बात सुने बिना अपने कमरे की ओर चली गई। वहां उसने दक्ष और दिव्य के कपड़े बदलवाए, उन्हें खाना खिलाया और फिर मिस्टर माहेश्वरी के पास उन्हें छोड़कर खुद भी तैयार होने लगी। लव ने ब्लैक पैंट, बेबी पिंक टॉप और ऊपर से लेदर जैकेट पहनी। उसके बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसका लुक पूरी तरह बिंदास लग रहा था। धीरे धीरे वह रुद्राक्ष की कार में जाकर बैठ गई। रुद्राक्ष उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उसने देखा कि लव ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। रुद्राक्ष ने बेल्ट लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर लव ने उसे हाथ दिखाते हुए खुद ही सीट बेल्ट खींचकर लगा ली। फिर एटीट्यूड से बोली, मिस्टर रुद्राक्ष, भले ही मैं इतने सालों से अपने परिवार से दूर रही हूं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे सीट बेल्ट लगाना नहीं आता। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कार स्टार्ट करते हुए बोला, मुझे लगा तुम एक डरपोक लड़की होगी, मगर तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो। आई लाइक योर एटीट्यूड। लव ने उसे घूरकर देखा और फिर अपनी नजरें सामने कर ली। जब उनकी आंखें मिली तो लव को एक बार फिर नेगेटिविटी का एहसास हुआ। वो गंभीर होकर मन में बोली, इसके बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है इसके साथ रहना। कुछ देर में वे लोग एक प्राइवेट रूम में पहुंचे जहां मीटिंग होनी थी। रूम में सिर्फ रुद्राक्ष और लव थे। लव अपने फोन में बिजी थी, जबकि रुद्राक्ष लगातार उसे देख रहा था। रुद्राक्ष ने मेन्यू बढ़ाते हुए एक रहस्यमयी आवाज में कहा, वैसे उस बीमार इंसान में ऐसा क्या है जो तुम उसे इतना पसंद करती हो? तुम जैसी लड़की को कोई भी मिल सकता है। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है और तुम खुद भी खूबसूरत हो। मैंने तो सुना है कि मिस्टर रंधावा अपनी बीमारी की वजह से कभी भी मर सकते हैं। जिस तरीके से उनके दुश्मन बने हैं, मुझे यकीन है वो कुछ समय के ही मेहमान हैं। ये सुनकर लव का सारा ध्यान रुद्राक्ष की ओर चला गया। उसकी यह बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में अपना फोन टेबल पर पटकते हुए कहा, मिस्टर रुद्राक्ष, बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। यह मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है। इसका आपसे या किसी और से कोई लेना देना नहीं है। आइंदा मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश मत कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लव के चेहरे पर गुस्सा छाया था। रुद्राक्ष ने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। वैसे भी जो मैंने सुना वही तो बता रहा था। लव ने टेबल पर हाथ पटका और गुस्से में बोली, मुझे लगता है कि मुझे यहां से जाना चाहिए। इतना कहते हुए उसने अपनी जैकेट सीधी की, फोन उठाया और प्राइवेट रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ी। लेकिन रुद्राक्ष ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक उसी समय प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला। लव और रुद्राक्ष दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा और वहां खड़े शख्स को देखकर लव की सांसें अटक गईं। दरवाजे के पास कोई और नहीं बल्कि द्रांश खड़ा था। उसके साथ उसका गार्ड भी था। द्रांश हमेशा की तरह बिजनेस सूट, ग्लव्स और मास्क में था। उसकी ठंडी नजरें सीधे रुद्राक्ष के हाथ पर थीं, जो लव की कलाई पकड़े हुए था। द्रांश की आंखों में गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके चारों ओर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रुद्राक्ष द्रांश को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और लव की कलाई पर अपनी पकड़ और भी सख्त कर ली। फिर उसने एक रहस्यमयी स्वर में कहा, हेलो मिस्टर रंधावा, नाइस टू मीट यू। घड़ी की तरफ देखते हुए रुद्राक्ष ने आगे कहा, मैंने सुना था कि आप समय के बहुत पाबंद हैं। मानना पड़ेगा, न एक सेकंड जल्दी न एक सेकंड देर, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग। लव, जो अभी भी द्रांश को देखकर हैरान थी, तब तक चुप रही जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि द्रांश की नजरें लगातार उसकी कलाई पर टिकी हुई थीं। ये समझते ही उसने तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया।
द्रांश का अचानक आना लव के लिए राहत की बात होनी चाहिए थी, लेकिन मौजूदा हालात ने उसे परेशानी में डाल दिया था। वो द्रांश को देख रही थी और द्रांश रुद्राक्ष को। द्रांश ने अपनी मुट्ठी भींची और अपनी ठंडी, कड़वी नजरों से रुद्राक्ष को घूरा। फिर एक एक कदम बढ़ाते हुए वो कमरे के अंदर आ गया। चारों लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे, लेकिन माहौल अजीब और भारी हो चुका था, क्योंकि उनके साथ कपिल भी मौजूद था। लव की नजरें बार बार द्रांश पर टिक रही थीं, मगर द्रांश ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो बस रुद्राक्ष पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए था। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने किसी को मैसेज किया और उसका असिस्टेंट जल्दी से एक फाइल लेकर कमरे में आ गया। रुद्राक्ष ने फाइल को द्रांश की ओर बढ़ाते हुए कहा, "ये हमारा प्रोजेक्ट है। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा।" उनकी मीटिंग लगभग 1 घंटे तक चली। मीटिंग खत्म होते ही द्रांश ने पहली बार लव की तरफ देखा। लव ने झिझकते हुए, गलती करने वाले बच्चे की तरह उसे देखा, लेकिन द्रांश ने उसकी ओर से नजर फेर ली। रुद्राक्ष द्रांश को देखते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, "मुझे उम्मीद है, मिस्टर रंधावा, कि आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और भविष्य में हम साथ काम कर सकेंगे।" द्रांश ने आराम से बैठते हुए व्यंग्यपूर्ण लहजे में जवाब दिया, "बिल्कुल, हम साथ काम करेंगे।" इसके बाद उसकी ठंडी नजरें फिर से लव पर टिक गईं। लव ने अपने होंठ आपस में दबाए और घबराहट में अपना पैर टेबल के नीचे ले जाकर द्रांश के पैर पर रख दिया। द्रांश ने उसे एक जानलेवा नजर से घूरा। लव मन ही मन घबराते हुए सोचने लगी, ये सब रुद्राक्ष की वजह से हो रहा है। उसे पहले से पता था कि द्रांश यहाँ आएगा, इसलिए उसने मुझे जानबूझकर यहाँ बुलाया। इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना सोचने के बाद उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह द्रांश से बात करेगी। रुद्राक्ष के फोन पर अचानक एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। लव और द्रांश दोनों ने उसके बदले हुए हाव भाव नोट किए। तभी रुद्राक्ष का फोन बजने लगा। वो खिड़की के पास जाकर फोन पर बात करने लगा, लेकिन उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ रखा था। ये देखकर लव की आंखों में एक चमक आ गई। वो अपनी जगह से उठी और द्रांश का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे कमरे से बाहर कॉरिडोर में ले आए। बाहर आते ही उसने द्रांश को दीवार से सटाकर उसकी गर्दन के चारों तरफ अपनी बाहें डाल दी और खुशी से बोली, "बेबी, क्या तुम्हारी बिजनेस ट्रिप खत्म हो गई? तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम यहाँ हो?" लव की आंखों में खुशी झलक रही थी, लेकिन द्रांश बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। उसने लव के गालों को पकड़ते हुए व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, "और तुमने भी तो नहीं बताया कि तुम यहाँ हो।" लव समझ गई कि द्रांश नाराज था। उसने जल्दी से उसका मास्क नीचे खींचकर उसके होठों पर किस करते हुए कहा, "वो डैडी के दोस्त का बेटा है। उसने कहा कि वो शहर में नया है, इसलिए।" द्रांश ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसे दीवार से और जोर से सटाते हुए उसकी कलाई को मरोड़ा और गुस्से में बोला, "तो इसलिए तुम उसके साथ आ गई?" लव ने जल्दी से सफाई दी, "नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज, नाराज मत हो।" द्रांश ने ठंडी हंसी के साथ उसकी पीठ पर हाथ घुमाया और दांत पीसते हुए कहा, "तुम एक मर्द के साथ घूम सकती हो, वो तुम्हारे हाथ को पकड़ सकता है, लेकिन मैं गुस्सा भी नहीं हो सकता। दिस इज नॉट फेयर, बेबी गर्ल।" ये कहकर उसने लव को झटकते हुए दूर किया और गुस्से में वहां से जाने लगा। लव ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, "रुको," और उसके पीछे भागी। वो दुखी होते हुए बोली, "ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो सुनो।" लव ने दोबारा उसे दीवार से लगाया, लेकिन द्रांश गुस्से में बोला, "डोंट टच मी।" लव प्यार से मुस्कुराई और बोली, "मान जाओ ना।" इससे पहले कि द्रांश कुछ कह पाता, लव ने जबरदस्ती उसे किस कर दिया। उसकी यह हरकत बेहद वाइल्ड थी। द्रांश ने उसे खुद से दूर किया, लेकिन लव ने फिर उसे पकड़कर दूसरी बार जबरदस्ती किस कर लिया। उसकी लिपस्टिक द्रांश के होठों पर फैल चुकी थी। द्रांश ने देखा कि लव दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, तो गुस्से में उसने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों तरफ कस ली और वाइल्ड होकर उसे किस करने लगा। उनकी यह अजीब जंग कुछ देर तक चलती रही। तभी पास से गुजरते हुए किसी ने उन्हें देख लिया। वो इंसान दीवार के पास खड़ा होकर गले को साफ करते हुए बोला, "मुझे नहीं पता था कि आजकल लोग ऐसी जगहों पर खुल्लम खुल्ला ये सब करते हैं।" इस आवाज को सुनते ही लव और द्रांश ने पलटकर देखा। सामने आयुष्मान खड़ा था और वो दोनों को दिलचस्पी से देख रहा था। लव और द्रांश ने एक साथ गुस्से में कहा, "शट अप।" आयुष्मान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, "तुम लोग बेशर्मी भरी हरकतें कर रहे हो और शट अप मुझे कह रहे हो। दिस इज नॉट फेयर।" लव गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, "हाँ, तो ये हमारा मामला है।" उसने इतना ही कहा था कि उसने देखा, द्रांश वहां से जाने लगा।
लव तुरंत उसके पीछे भागते हुए बोली, रुको, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं घर वापस जा सकूं। वो द्रांश के पीछे पीछे भाग रही थी, जबकि द्रांश उससे नाराज था। आयुष्मान दोनों को जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, मानो उसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही हो। दूसरी तरफ स्वाति घबराई हुई अपने लगेज के साथ एयरपोर्ट पहुंची। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे यहां से निकलना ही होगा, नहीं तो वह आदमी मुझे और परेशान करेगा। उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी, जहां गहरे निशान थे। ये निशान ध्रुव की वजह से आए थे। स्वाति डरते हुए जा रही थी कि अचानक किसी ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती बाहर खींच लिया। स्वाति डर गई थी क्योंकि वह ध्रुव था। कुछ ही देर में ध्रुव उसे अपने प्राइवेट विला लेकर आ गया। ध्रुव ने स्वाति को घसीटते हुए हॉल में फेंका और उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। स्वाति रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मैं कुछ भी करूंगी, बस मुझे छोड़ दो। मगर ध्रुव उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने कसकर स्वाति के बाल पकड़ लिए और उसे करीब खींचते हुए दांत पीसकर बोला, मैंने कितनी बार समझाया कि तुम सिर्फ मेरी हो, भागने की कोशिश क्यों की? मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हें छूने, तुम्हारे साथ होने का पूरा हक मेरा है और कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। स्वाति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर ध्रुव और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया। उसने अपने गुस्से में कांच का गिलास दीवार पर फेंक दिया। हॉल में चुप्पी और डर का माहौल बन गया। स्वाति फर्श पर गिरते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुव ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। उसने उसकी उंगलियों को इस तरह मरोड़ा कि स्वाति दर्द से चिल्ला उठी। अब दर्द हो रहा है? ध्रुव ने तिरछी मुस्कान के साथ पूछा और फिर आगे कहा, जब तुम भाग रही थी तब नहीं सोचा कि मेरा क्या हाल होगा? मेरे सीने में जो दर्द हो रहा था उसका क्या? अब तुम्हें मेरा गुस्सा सहना होगा? स्वाति ने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मगर ध्रुव ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए और भी जोर से उसकी उंगलियों को दबा दिया। स्वाति का पूरा हाथ दर्द और लालपन से भर गया था। अचानक ध्रुव ने उसे झटके से अपनी गोद में खींचा। उसने अपनी जेब से एक तेज खंजर निकाला। खंजर को उसकी उंगलियों के पास ले जाते हुए उसने ठंडी और सर्द आवाज में कहा, क्या करूं? तुम्हारी उंगलियां काट दूं या तुम्हारे पैर? स्वाति का खून ठंडा पड़ गया। वो डर के मारे कांपने लगी और रोते हुए बोली, नहीं, मैं अब कभी नहीं भागूंगी। आप जो कहेंगे वो करूंगी, बस ये सब मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ध्रुव ने उसके बाल कसकर पकड़ लिए और उसके गालों को जोर से दबाते हुए कहा, जब भाग रही थी तब क्यों नहीं डर लगा? अब डर लग रहा है? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगली बार अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, तुम कभी सोच भी नहीं सकती। स्वाति बेबस और डरी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह खुद को बचाने की कोई राह नहीं देख पा रही थी। ध्रुव ने खंजर फेंका और अपनी ठंडी, बेरहम नजरों से उसे देखता रहा। हॉल में गूंजती चुप्पी ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। स्वाति को लगा ध्रुव उसे छोड़ देगा, मगर यह उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि ध्रुव की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। आह! ध्रुव ने स्वाति की गर्दन पर जोर से काट लिया, जिससे वो दर्द में चीख उठी। उसकी गर्दन पर ध्रुव के दांतों के निशान साफ नजर आ रहे थे, मगर ध्रुव का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ध्रुव स्वाति को लेकर कमरे में आ गया। उसने उसे ठंडे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। शावर का पानी इतना ठंडा था कि कोई भी इंसान उसके नीचे खड़ा होता तो ठंड के कारण जम जाता। स्वाति तो फिर भी एक नाजुक लड़की थी। स्वाति गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं प्लीज, ये बहुत ठंडा पानी है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे यहाँ से हटा दो, मैं माफी मांगती हूँ, दोबारा नहीं भागूंगी। ध्रुव ने उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, गलती तो तुमने की है, इसलिए सजा तो मिलेगी, ताकि तुम्हें याद रहे कि भागने पर मैं क्या सजा दे सकता हूँ। ठंडा पानी धीरे धीरे स्वाति को भिगोने के साथ साथ कांपने पर भी मजबूर कर रहा था। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ नीले हो गए थे और उसके पैर भी लड़खड़ाने लगे थे। ध्रुव ये सब महसूस कर रहा था, लेकिन उसने स्वाति के हाथों को पकड़कर वहीं पर बांध दिया। रस्सी का दूसरा सिरा शावर से बांध दिया ताकि स्वाति भाग न सके। इसके बाद ध्रुव एक कुर्सी लाकर आराम से वॉशरूम के अंदर बैठ गया। उसके एक हाथ में गन थी। उसने तिरछी मुस्कान के साथ स्वाति को देखते हुए कहा, जान, तुम ऐसे बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा भीगा हुआ शरीर और भीगे कपड़े तुम्हें और हसीन बना रहे हैं।
अगर ये तुम्हारी सजा का समय न होता तो शायद हम दोनों इस वक्त रोमांटिक मोमेंट एंजॉय कर रहे होते। ध्रुव का पागलपन सिर चढ़कर बोल रहा था। स्वाति का खून जैसे जम गया था। ठंडे पानी के कारण वह अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रही थी। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, प्लीज ऐसा मत करो। मगर ध्रुव उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। धीरे धीरे आधा घंटा बीत गया। स्वाति अब लगभग बेहोश होने की हालत में थी। तब जाकर ध्रुव उठा। उसने शावर का ठंडा पानी बंद नहीं किया बल्कि गर्म पानी चालू कर दिया। जैसे ही गर्म पानी स्वाति के शरीर पर गिरा, पहले तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे गर्म पानी ने उसके शरीर में जान सी लौटा दी। अब ध्रुव भी शावर के नीचे खड़ा था। स्वाति का चेहरा सफेद और बेजान लग रहा था। उसे देखकर ध्रुव की नजरें नीचे झुक गईं। स्वाति इस वक्त वाकई खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने उसके गालों को छूते हुए धीरे से कहा, जान, इतनी खूबसूरत होने के लिए किसने कहा था? तुम्हारी खूबसूरती पर सिर्फ मेरा हक है। इसे मेरे अलावा कोई और देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। इतना कहने के बाद उसने स्वाति को चूम लिया। स्वाति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह ध्रुव को खुद से दूर नहीं कर सकी। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। ध्रुव ने उसकी कमर थामे रखी और रस्सी खोल दी। अगले ही पल स्वाति उसकी बाहों में झूल गई। उसकी आंखें बंद थीं लेकिन होंठ अब भी कांप रहे थे। ये देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ लव द्रांश को मनाने की कोशिश कर रही थी। वो जबरदस्ती द्रांश की कार में बैठ गई थी। कुछ ही देर में द्रांश की कार उसके प्राइवेट विला के सामने जाकर रुकी। द्रांश बिना लव की तरफ देखे अपने कोट के बटन लगाते हुए बिना किसी इमोशन के विला के अंदर चला गया। लव उसके पीछे भागते हुए अंदर गई। द्रांश कमरे में जाकर अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंक दिया और फिर अपनी टाई खोलने लगा। तभी लव ने उसकी टाई पकड़कर खोलने की कोशिश की, मगर द्रांश एक कदम पीछे हट गया। ये देखकर लव उदास होकर बोली, द्रांश। मगर द्रांश उसके बगल से होते हुए चेंजिंग रूम में चला गया। टाई निकालने के बाद वह एक एक करके अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। तभी लव उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और उसके शर्ट के बटन खुद खोलने की कोशिश करने लगी। द्रांश ने अपनी ठंडी नजरों से उसे देखा। इस बार उसने लव को खुद से दूर नहीं किया बल्कि आराम से खड़े होकर अपनी काली गहरी आंखों से लव की हरकतों को देखने लगा। लव ने धीरे धीरे उसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसकी शर्ट को शरीर से अलग करते हुए द्रांश को देखने लगी। दोनों 2 मिनट तक एक दूसरे को देखते रहे। लव को समझ नहीं आया कि द्रांश इस तरह खड़े होकर उसे क्यों देख रहा था। उसने द्रांश के शरीर पर हाथ फेरा। लव के हाथ द्रांश के सीने से होते हुए उसके 6 पैक एब्स पर घूमने लगे। फिर उसने अपने गालों को द्रांश के सीने पर रगड़ते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी यह बॉडी कितनी परफेक्ट है। कभी कभी सोचती हूँ तुम्हारी बीमारी इतनी भी बुरी नहीं है। अपनी बीमारी की वजह से तुम स्विमिंग पूल में शर्ट नहीं उतारते, वरना लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हो जाती। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ मैं देख सकती हूँ और टच भी कर सकती हूँ। द्रांश उसकी हरकतों को देख रहा था। वो समझ गया था कि लव उसे बहका रही थी। तभी द्रांश की आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसने तिरछी मुस्कान के साथ लव को देखा और कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? लव ने अपनी आंखों में चमक लिए सिर हिला दिया। द्रांश धीरे से उसके कान में झुका और शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, तो मेरी पैंट निकाल दो, मुझे कपड़े बदलने हैं। ये सुनते ही लव का चेहरा लाल हो गया। द्रांश ने यह बात बहुत आराम से कही थी, मगर लव के दिमाग में गंदे ख्याल आने लगे थे। वो खुद को रोकने के लिए सिर झटकती, मगर जब उसकी नजर द्रांश की पैंट पर पड़ी तो वो फिर से अपनी सोच पर काबू नहीं रख पाए। लव अपने मन में सोच रही थी, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? ये तो बस एक नॉर्मल बात है। हम दोनों पहले भी काफी कुछ कर चुके हैं। मुझे इतना शर्माना नहीं चाहिए। वो अपने गालों को थपथपाती और फिर घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती। लव ने पहले भी रोमांस के दौरान द्रांश की बेल्ट खोली थी, तब उसे इतनी शर्म नहीं आई थी। वो घबराते हुए बोली, तुम खुद कर लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दूंगी। द्रांश अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर फिर से गुस्सा नजर आने लगा था, मगर वो कुछ कहता उससे पहले लव ने जल्दी से उसकी बेल्ट पकड़ ली और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। द्रांश की बेल्ट थोड़ी अलग थी, जो लव से खुल ही नहीं रही थी। 5 मिनट तक कोशिश करने के बाद भी बेल्ट नहीं खुली तो लव परेशान होकर बोली, ये तो खुल ही नहीं रही है। द्रांश धीमी आवाज में बोला, अगली बार से तुम्हें परेशानी न हो, इसलिए मैं बेल्ट नहीं पहनूंगा। फिर तुम आराम से मेरे कपड़े निकाल सकती हो।
लव समझ गई कि द्रांश इस स्थिति का फायदा उठाकर उसे परेशान कर रहा है, मगर उसने पूरा ध्यान अपने काम पर लगाया। बहुत मुश्किल से उसने आखिरकार बेल्ट खोल ही दी। लव के कपकपाते हाथ अब भी द्रांश के पेट पर थे और वो बटन खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बटन धागे में फंस गया था और खुल ही नहीं रहा था। लव के माथे से पसीना बहने लगा। द्रांश ने देखा कि 10 मिनट बीत चुके हैं, तो उसने गुस्से में कहा, अगर तुम नहीं कर सकती हो तो। लव उसे अपनी तरफ खींचते हुए घबराकर बोली, मैं कर लूंगी, रुको। इतना कहते हुए वो और करीब आ गई। उसने बटन को खोलने के लिए अपना चेहरा द्रांश के करीब लाया और धागे को अपने दांतों से काटने की कोशिश करने लगी। ठीक उसी वक्त चेंजिंग रूम के बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। लव चौंक गई और तुरंत पीछे हट गई, लेकिन द्रांश के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। सॉरी, यह आवाज सुनते ही लव के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। वह झटके से द्रांश से दूर हो गई और चेंजिंग रूम के दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि उसकी सासू माँ मिसेज रंधावा खड़ी थी। उनके साथ डॉक्टर ऋषि भी थे, जिनके हाथ में दवाओं का एक पैकेट था। लव की आंखें फटी रह गईं। मिसेज रंधावा के चेहरे पर सख्ती और हिचकिचाहट का भाव था। ऋषि की पकड़ पैकेट पर और भी कस गई थी, मानो वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। द्रांश ने दोनों को देखते हुए बेहद सख्त और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आप दोनों पूरी फिल्म देखने का इंतजार कर रहे थे? अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है तो मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। मिसेज रंधावा अपने होश में आते ही जल्दी से पलटी और बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहते हुए वो तेजी से वहां से चली गई, लेकिन ऋषि वहीं खड़ा रहा, मानो बेशर्मी के लिए उसे अवार्ड मिलने वाला हो। लव का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका था। वो अपने हाथों से चेहरा छुपाते हुए बोली, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस बटन खोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मॉम ने क्या सोचा होगा? हे भगवान, मेरी इमेज 2 सेकंड में बर्बाद हो गई। अब मैं मॉम के सामने किस मुंह से जाऊंगी? द्रांश ने ऋषि को घूरते हुए देखा। ऋषि को एहसास हुआ कि वह वहां खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने बिजी हो। अगर पता होता तो मैं अभी बिल्कुल नहीं आता। वैसे द्रांश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन लगता है ये बाद में कर लेंगे। तुम लोग जारी रख सकते हो। इतना कहते हुए वो दरवाजा बंद कर बाहर चला गया। उसके जाते ही लव ने अपने चेहरे से हाथ हटाए और अपने नाखूनों को चबाते हुए बोली, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। द्रांश ने उसकी कमर पकड़कर उसे करीब खींचते हुए मुस्कुराया और अपने गालों को सहलाते हुए मैग्नेटिक आवाज में कहा, मैंने क्या किया? बेबी गर्ल, तुम थी जो मेरे कपड़े निकालने आई थी, लेकिन कपड़े उतारने के बहाने तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी? लव ने उसे गुस्से में धक्का देकर कहा, मुझसे बात मत करो और बाहर जाकर सबको बताओ कि हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। द्रांश ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। वो अपने कपड़े बदलने लगा। लव वहां और नहीं रुकी। वो तेजी से बाहर भाग गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो ऐसी अजीब स्थिति में कभी नहीं पड़ी थी। बाहर जाना उसकी मजबूरी थी और जब वो हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि मिसेज रंधावा चाय पी रही थी। ऋषि ने जानबूझकर मिसेज रंधावा की ओर देखते हुए कहा, आंटी, आपको पता है द्रांश आजकल कितना आलसी हो गया है। पहले मुझे उसकी आदतों की फिक्र थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि लव न केवल उसे कपड़े बदलवा सकती है, बल्कि उसे नहला भी सकती है। वक्त आने पर और भी बहुत कुछ कर सकती है, तो द्रांश का आलसी रहना इतना भी बुरा नहीं है। ये सुनते ही लव का चेहरा फिर से गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने गुस्से में ऋषि को देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और हम अंदर कुछ भी नहीं कर रहे थे। वह मुझसे गुस्सा था और मैं उसे बस मनाने की कोशिश कर रही थी। अगर लव ये सफाई न देती तो बेहतर होता, क्योंकि उसकी बात को मिसेज रंधावा और ऋषि ने पूरी तरह गलत समझ लिया। ऋषि ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा मनाने का तरीका बहुत ही कैजुअल है। मुझे यकीन है द्रांश मान ही जाएगा, लेकिन हमने तुम्हें बीच में डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए शायद तुम्हें फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। पर अगली बार प्लीज दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, ताकि अच्छे से मना सको। लव ने अपनी मुट्ठी बनाकर उसे दिखाया, लेकिन मिसेज रंधावा वहीं थी और वो अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए दांत पीसकर कहा, कुछ देर बाद मुझे अकेले में मिलना। मुझे द्रांश के बारे में कुछ बात करनी है। भले ही उसने यह बात शांत स्वर में कही, लेकिन उसके लहजे में छिपी धमकी साफ जाहिर थी। मिसेज रंधावा ने ऋषि को गुस्से से देखा और बोली, बस करो,
खबरदार अगर तुमने मेरी बहू को परेशान किया। फिर उन्होंने लव के हाथ को प्यार से थामते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे यकीन है जिस तरह से तुम दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, जल्दी ही मुझे एक प्यारी सी पोती मिलेगी। ये सुनते ही लव को अचानक याद आया कि उसने अभी तक द्रांश या किसी और को यह नहीं बताया कि दिव्य और दक्ष के डैडी कौन है। वो मन ही मन बोली, मैंने अभी तक ये बात क्यों नहीं बताई, पर इसे ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बताना सही नहीं होगा। ये तो एक खास बात है और इसके लिए खास तैयारी करनी होगी। जिस तरह मैंने द्रांश को नॉर्मल तरीके से प्रपोज किया था वो अब काफी नहीं है। मुझे एक रोमांटिक प्रपोजल तैयार करना होगा और उसी दौरान बताऊंगी कि दिव्य और दक्ष के डैडी कोई और नहीं बल्कि द्रांश खुद है। ये सोचते हुए लव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ द्रांश के पास अचानक एक कॉल आया। कॉल खत्म होते ही उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने फोन को कसकर पकड़ लिया, मानो गुस्से से फट पड़ेगा। कुछ देर बाद वह नीचे आया। लव ने उसकी ओर देखा, लेकिन वो उसे ठंडी और बेरुखी भरी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और गुस्सा था। लव ने उसकी बदली हुई नजरों को महसूस किया। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन द्रांश ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लव उसकी इस अचानक बदली हुई हरकत को समझ नहीं पाई और परेशान हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।